बहुत सोच विचार करके मुझे लगता है इस सत्र के विषय का चयन किया है। मेरी दृष्टि से इस विषय में 4 बातें प्रमुख हैं जिसके ऊपर गौर करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और जब ये संगोष्ठी होती है तो मेरी ये कल्पना है, मेरा ये आग्रह है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा विषय के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। क्या एस्पेक्ट्स लगते हैं इसमें? पहला एस्पेक्ट है राष्ट्र की समृद्धि। मुझे लगता है पहले हमें यह सोचना चाहिए राष्ट्र की समृद्धि क्या है, कैसे नापी जाती है। दूसरा जो एस्पेक्ट है हिंदू अर्थशास्त्र। तो इसमें 2 बातें आएंगी, अर्थशास्त्र क्या है और हिंदू अर्थशास्त्र क्या है, वो कैसे अलग अन्य अर्थशास्त्रों से अलग है। Merely saying that Hindu Arthashastra is different from Bharatiya Arthashastra, I think that is not enough. We must come to know what is Hindu Arthashastra. How is it different from other thoughts of other parts of the world? तीसरी बात है हिंदू अर्थशास्त्र की आज आवश्यकता क्यों है। ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से जो अभारतीय आर्थिक विचार है वो आज हमें कम लगने लगे हैं, गैर लग रहे हैं, इनसफिशिएंट, इररिलेवेंट लग रहे हैं। और हिंदू अर्थशास्त्र उसके ऊपर कैसा सोल्यूशन दे सकता है। मुझे लगता है ये 4 बातों को लेकर मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुति करूंगा। और जाहिर है 20 मिनट में ये नहीं होगा, लेकिन मेरी ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा। जिनको भी इंटरेस्ट हो वो देख सकते हैं, जितना कवर कर सकूंगा उतना कवर करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं। राष्ट्र की समृद्धि क्या है वो तो बिंदु के स्वरूप में आपके सामने रखूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए समय नहीं है। और समय नहीं है ये कहने में मैं समय नहीं गवाऊंगा। आज की तारीख में जीडीपी एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, इसमें राष्ट्र की समृद्धि गिनी जाती है। तो हमें भी राष्ट्र की समृद्धि का विचार करना है आज की भाषा में। मैं ये कह रहा हूं हिंदू अर्थशास्त्र की दृष्टि से नहीं, आज की भाषा में राष्ट्र की समृद्धि देखना है तो हमें जीडीपी, दैट इज टोटल इनकम, जीडीपी कैसे गिनी जाती है? दो तरीके से गिनी जाती है। एक तरीका है टोटल इनकम, दूसरा तरीका है टोटल एक्सपेंडिचर। और ये जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो 3 क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है सर्विस सेक्टर। जीडीपी और राष्ट्र की समृद्धि कंजम्पशन से गिनी जाती है। एक्सपेंडिचर की एक बात है, इनकम की एक बात है। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अनदर वे ऑफ काउंटिंग, मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो अधिकतम लोगों की अधिकतम जरूरतें पूर्ण होने पर राष्ट्र समृद्ध कहा जाता है। कौन सा राष्ट्र समृद्ध है? जिस राष्ट्र के अधिकतम लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। और जरूरतें पूरी करने के लिए क्या आवश्यक है? वस्तु चाहिए, सेवा चाहिए, साधन चाहिए, उपकरण चाहिए। तो एक तरफ है जरूरतें, दूसरी तरफ है ये सब चीजें, गुड्स, सर्विसेज एंड ऑल। तो जरूरतें तो अमर्याद है, बार बार रिकरिंग है, हमेशा बढ़ती जाने वाली है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ क्या है? संसाधन मर्यादित है, लिमिटेड रिसोर्सेस विद एवर ग्रोइंग डिमांड। तो ये इसका चयन होना चाहिए, क्योंकि हमको अधिकतम लोगों की अधिकतम जरूरतें पूरी करने से समृद्धि आने वाली है। और जरूरतें बहुत ज्यादा है, संसाधन बहुत कम है। इसके लिए अर्थशास्त्र चाहिए, इसके लिए कुछ शास्त्र चाहिए
जो इन दोनों का मेल बैठा सके। तो अर्थशास्त्र क्या है? मर्यादित साधनों का उपयोग करके अधिकतम जरूरतों की पूर्ति संभव करने के लिए जो शास्त्र चाहिए उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है, भौतिक सुख का शास्त्र है, चयन का शास्त्र है, दैट इज सिलेक्शन, वृद्धि का शास्त्र है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड विकास का शास्त्र है। अर्थशास्त्र का ये मतलब है। अभी अर्थशास्त्र क्यों चाहिए ये हमने देख लिया। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? कौन से प्रश्नों का जवाब अर्थशास्त्र देता है? क्या उत्पादित करें, कितना उत्पादित करें, कैसे उत्पादित करें, कब उत्पादित करें, किसके लिए उत्पादित करें, इन सभी प्रश्नों का जवाब अर्थशास्त्र में देना चाहिए। उत्पादन घटकों की कीमत कैसे तय करें, आर्थिक विकास की अवधारणा क्या है, इसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। रोड्स बन गए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया, टेलीफोन बढ़ गया, यह आर्थिक विकास की अवधारणा है या नहीं है, इसका जवाब भी अर्थशास्त्र देता है। और उसके लिए तरतूब कैसे करें, प्रोविजन ऑफ फंड्स, और इस सब में शासन की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये भी अर्थशास्त्र जवाब देता है। अब हमने देखा अर्थशास्त्र क्या है। अभी अर्थशास्त्र की अभारतीय दृष्टि क्या है, जो अभी प्रेजेंटली इट इज इन यूज। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो फादर कहलाता है उसका नाम है एडम स्मिथ, 18th सेंचुरी का थिंकर है। इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन ही सेज, it is not from the benevolence of the butcher, the brewer and the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interests. ये जो लोग हमें खाना पीना देते हैं, बूचर, ब्रीवर और बेकर, ये हमको सुखी रखने के लिए नहीं देते हैं। उनका वो बेनेवोलेंस नहीं है, उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए वो ये बनाते हैं और हमको देते हैं, बेचते हैं। उनका खुद का इंटरेस्ट रहता है, इसलिए ये वो करते हैं। देखो कैसी दृष्टि है। तो उपभोग से जीवन मान बढ़ता है, ये आज के अभारतीय दृष्टिकोण का एक पहलू है। आपका जीवन मान, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? जैसा भी आपका उपभोग बढ़ते जाएगा वैसा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाएगा। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्र, मैं इसको अभारतीय अर्थशास्त्र कहना पसंद करूंगा। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है स्पर्धा। लेट देयर बी कंपटीशन, एंड बिकॉज ऑफ कंपटीशन देयर विल बी गुड प्रोडक्ट इन क्वालिटी। क्वांटिटी बढ़ सकती है, कॉस्ट कम हो सकती है, इसलिए स्पर्धा होनी चाहिए। ये पहला पिलर है आधुनिक या अभारतीय अर्थशास्त्र का। दूसरा पिलर है व्यक्ति स्वातंत्र्य। गिव द फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल सो दैट ही कैन पुट द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, क्वालिटीज। तो व्यक्ति स्वातंत्र्य दूसरा है। तीसरा है शासन का किमान हस्तक्षेप, मिनिमम इंटरफियरेंस बाय द गवर्नमेंट। और चौथा है संपत्ति की निजी मालिकी। इन 4 स्तंभों पर आधारित आधुनिक या अभारतीय अर्थशास्त्र है। मुझे लगता है पहले अपने को इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए, भारतीय अर्थशास्त्र और अभारतीय अर्थशास्त्र में फर्क क्या है। इससे क्या हो गया? अभारतीय अर्थशास्त्र से एक नतीजा सामने आ गया, वो है उपभोगवाद। जैसा कि 2001 में 9/11 का इंसिडेंस होने के बाद उस समय के प्रेसिडेंट यूएस के मिस्टर बुश, उन्होंने कहा, बुश अर्ज्ड द यूएस पब्लिक टू गो शॉपिंग एंड टेक वेकेशंस।
so that economy will start circulating. उपभोग बढ़ाओ, ये उनका मूल मंत्र है। और एक स्लोगन आ गई, इफ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, धूम्रपान करना यदि सेहत को अच्छा नहीं है, तो क्या लोग कहने लगे, नॉन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू यूएस इकोनॉमी। स्मोकिंग नहीं किया तो यूएस इकोनॉमी को डेंजरस है। देखो किस हद तक उपभोगवाद लेके गया है। और जो दो अभारतीय विचारधारा अभी है अस्तित्व में, एक है पूंजीवाद और दूसरा है साम्यवाद। अभारतीय विचार, उसका लिमिटेशन एक ही वाक्य में बोलना है तो पूंजीवाद स्वार्थ पर आधारित है, तो साम्यवाद संघर्ष पर आधारित है। एक जगह स्वार्थ है, दूसरी जगह संघर्ष है। और हम जीवन में शांति और सुख चाहते हैं। आप ही सोचिए, जहां स्वार्थ आ गया वहां शांति, जहां संघर्ष आ गया वहां शांति कैसे हो सकती। इसलिए ये जो अभारतीय आर्थिक विचार है, जो स्वार्थ और संघर्ष पर आधारित है, हम सबको शांति और सुख नहीं दे सकते। इसलिए अभारतीय अर्थ विचार को छोड़कर कुछ भारतीय अर्थ विचार का विचार होना चाहिए। नतीजा क्या हो गया, ये दोनों आर्थिक विचारों, पहला नतीजा मैंने बोला उपभोगवाद बढ़ गया। दूसरा, पैसा साधन न रहते हुए साध्य बन गया। There was no money in circulation earlier. There was barter exchange system. Human being invented money as a medium of exchange. तो पैसा एक साधन स्वरूप में आ गया, लेकिन आज हम देखते हैं वो ही साध्य बन गया है। ये एक बहुत बड़ा खतरनाक नतीजा, उत्पादन चक्र उल्टा हो गया। उत्पादन कैसे होना चाहिए, आप सब जानते हैं। The starting point is human need or want. This is the starting point. If you have some need or want, and if you have purchasing power, this need or want is converted into demand. If there is demand, there should be somebody to produce and supply. जब तक बाजार में डिमांड नहीं है, तब तक कौन उसको मैन्युफैक्चर करेगा। किसी ने डिमांड प्लेस की मार्केट में, तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। मैन्युफैक्चरिंग के बाद वितरण होगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय किए जाएंगे, और जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय हो जाएंगे, उनको इनकम मिलेगा। उस इनकम के साथ उनका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, और दैट परचेसिंग पावर विल बी यूज्ड अगेन फॉर डिमांड। सो देयर इज अ साइकिल। दिस साइकिल स्टार्ट्स विथ want converted into demand, because of demand there is production, because of production there is employment of factors of production, because of employment you get income, and that income gives you purchasing power. With that purchasing power you can place the demand. This is the cycle. अभी क्या हो गया, ये साइकिल उल्टा हो गया। Somebody decides to manufacture. He will manufacture that which he wants to manufacture with his own interest. Wherever he gets maximum profit, he will manufacture that, and will try to sell it in the market irrespective of demand in the market. आपके लिए डिमांड है या नहीं है, इसका आप कोई संबंध नहीं है। आप छोटे गांव में भी जाओ, उधर आपको वो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल के क्रेट्स पड़े हुए दिखाई देंगे। This has resulted into waste and extraction of the nature. तो उत्पादन चक्र उल्टा हो गया है। मांगनी पूर्व और मांगनी बिना और बड़े स्केल पर उत्पादन हो रहा है। तीसरा एक नतीजा हो गया है, पैसे में गिनती होने वाले घटक अर्थशास्त्र के बाहर रह गए। नॉन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, नॉन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द इकोनॉमी। ये हो गया पैसे में गिनती न होने वाले घटक। सेहत, अच्छी सेहत, ये पैसे में गिनती नहीं होने वाला घटक है। लेकिन जब
स्मोकिंग बढ़ेगी तब आय बढ़ेगी, गवर्नमेंट की भी आय बढ़ेगी, इसलिए वो करना चाहिए। जैसा कि अब हो रहा है, जो भी शराब है ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न महसूल अपने गवर्नमेंट के देता है, इसलिए उसको खुला कर दिया गया। उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य से गलत होने से कीमतें और नैतिकता का प्रश्न निर्माण हो गया है। दो बातें अलग हैं, उपभोग मूल्य अलग है और विनिमय मूल्य अलग है। आप जो भी चीज ले लीजिए, वाई स्मोकिंग, यू टेक एनीथिंग ऑफ दैट नेचर, अफू है, गांजा है, चरस है, उसका उपभोग मूल्य और उसकी कीमत देखो कैसा प्रमाण उसका है। ये नतीजे आने के, इन एडिशन टू दैट, मजदूर को केवल रोजगार लेकिन निर्मिति का आनंद नहीं है। He is employed and he has to be happy with the fact that he has been employed. वो कोई निर्माण कर रहा है, इसका आनंद ही उसको नहीं मिल रहा है। स्पर्धा शुरू हो गई है, इसलिए वेस्ट है, मोनोपोली है और शोषण हो रहा है। व्यक्ति स्वातंत्र से समाज हित को बाधा आ रही है और सत्ता संघर्ष इतना तीव्र हो गया है कि हम देख रहे हैं हर जगह युद्ध की परिस्थिति निर्माण हो गई है। ये सब नतीजे अभारतीय अर्थशास्त्र की नीति से है। तो अभी भारतीय दृष्टिकोण क्या है? मुझे लगता है आप मेरे साथ चल रहे हैं। जिस प्रकार से सोचना चाहिए और विषय को अपने मन में धारण करना चाहिए, भारतीय दृष्टिकोण का हेतु क्या है? भारतीय दृष्टिकोण का हेतु बहुत अच्छी तरह से योगी अरविंद जी ने कहा है, वस्तु और सेवाओं की निर्मिति का बड़ा यंत्र निर्माण करना यह अर्थशास्त्र का हेतु नहीं है। फिर हेतु क्या है? समाज के हर एक व्यक्ति को अपने मकदूर के अनुसार सुख मिले, अपने मकदूर के अनुसार, अंडरलाइन, इक्वल नहीं बोला। हर एक का मकदूर अलग है, हर एक की एबिलिटीज अलग है, हर एक को चांस है अपनी एबिलिटीज बढ़ाने का, वो बढ़ाए और जैसे वो बढ़ जाए उसको सुख मिले, काम का आनंद मिले और कमाए हुए संपत्ति का उपभोग लेने के लिए फुर्सत का समय मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के आईटी युग में है। पैसा तो बहुत मिल रहा है, संपत्ति तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसको उपभोग करने के लिए समय ही नहीं। 24 घंटे वो लैपटॉप सामने है और मोबाइल सामने पड़ा है और क्या खाता है वो भी समझ में नहीं आता। सादगी भरा, आसान, समृद्ध और सुंदर जीना संभव हो जाए। संक्षेप में यदि भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण बताना है तो मुझे लगता है समृद्धि का मतलब केवल जीडीपी और अधिकतम उपभोग नहीं है। मनुष्य शरीरधारी है, इसलिए उपभोग आवश्यक है। हिंदू अर्थशास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं कहा है उपभोग मतलब, वो आवश्यक है। शरीर धारण करने के लिए वो आवश्यक ही है। एक छोटा सा सुभाषित, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? आहार तो है, निद्रा तो है, भय है, मैथुन है, ये तो आवश्यक बातें है ही, कोई इसको नकारता नहीं है। हिंदू अर्थशास्त्र नकारता नहीं, लेकिन क्या है, परंतु खाने के लिए जीना नहीं, जीने के लिए खाना है। उपभोग की मर्यादा, जरूरतें हमारी याद है, बढ़ते जाने वाली है, इसलिए संयम की आवश्यकता है। यह अर्थशास्त्र की बात है, समाजशास्त्र की है, यह मेरे को अलग विषय। अर्थशास्त्र की यह बात है कि संयम होना चाहिए, साधन मर्यादित है, इसलिए उसका अपव्यय नहीं हो, यह अर्थशास्त्र की बात। अभी हमने देखा कंपटीशन है, व्यक्ति स्वातंत्र है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट आदमी का है, ये अभारतीय अर्थचिंतन है। इसलिए स्पर्धा है, इसलिए वेस्ट है। दीर्घकालीन उत्पादन शक्य हो, ऐसी नीति हो, ये भारतीय अर्थशास्त्र कहते हैं। तो संक्षेप में यदि भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण को रखना है तो मैं 4 बातें कहूंगा।
स्पर्धा नहीं, सहाय। कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन। निसर्ग का एक्सट्रैक्शन नहीं, दोहन। दोहन और एक्सट्रैक्शन में बहुत अंतर है। गौ माता को दूध तो है ही, उसको मशीन से चूस लेना एक्सट्रैक्शन है। और जैसा उसका काफ उससे दूध लेता है, उसको दोहन के। निसर्ग में है वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो हम दोहन की तरह करें, उसको एक्सट्रैक्ट ना करें। केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी प्राइम है। आज के अर्थशास्त्र में बात होती है राइट्स एंड नॉट ऑफ ड्यूटीज। और चौथी बात है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं। कंपटीशन का ये रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट होगा वो रहेगा, जो फिटेस्ट नहीं है वो मर जाएगा। और वो कहते हैं ये निसर्ग का नियम है। तो मैंने बोला निसर्ग का नियम यानी पशु का नियम है तो ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं। हरेक को सर्वे की सुखन संतु, ये भारतीय अर्थशास्त्र की एक कल्पना है। और एक बात भारतीय अर्थशास्त्र की है, वो है अर्थशास्त्र स्टैंड अलोन शास्त्र नहीं है। इट्स नॉट एन आइसोलेटेड साइंस, इट्स अ सोशल साइंस, therefore it is related to society, that is social sciences, and it is related to the नीति शास्त्र also. तो अर्थशास्त्र का संबंध नीति शास्त्र और समाज शास्त्र से है। व्यक्ति का संबंध समाज, सृष्टि और परमेष्टि से है। ये अर्थशास्त्र का विषय है। व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, उसको शरीर के अलावा मन, बुद्धि और आत्मा भी है। और इन सबका विकास यानी आर्थिक विकास है। केवल आर्थिक विकास होने से देश का, हमारे विषय की शुरुआत है राष्ट्र के समृद्धि में। तो राष्ट्र में बहुत सारी चीजें हो गई, रास्ते हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी को बंदूक लेके कंजम्पशन करने के लिए, सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए समाज में हर एक का मन भी अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के आश्रम अनुसार आर्थिक निर्णय लेना है। क्या बोलेंगे आश्रम का और अर्थशास्त्र का क्या संबंध? मुझे लगता है आप सभी बहुत ही अच्छे बुद्धि से आप इसका विस्तार कर सकते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम में आप जब हैं तो अर्थ का कोई विषय ही नहीं। आज ऐसा होता है, अब जब वानप्रस्थी हो जाते हैं या संन्यास में जाते हैं तो अर्थ का कोई संबंध आता है? आता है तो कैसा आता है? आप जब गृहस्थ आश्रम में हैं तब आपका अर्थ से संबंध कैसे होना चाहिए? ये हमारा भारतीय अर्थ या चार पुरुषार्थों में एक है। एक केवल एकमात्र अर्थ ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब है व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, ये पुरुषार्थ है। तो केवल पैसा कमाना, समृद्धि लाना, ये पुरुषार्थ नहीं है। दैट इज वन ऑफ द फोर। धर्म के आधार पर अर्थ प्राप्त करके धर्म ने काम का उपभोग लेकर अंततोगत्वा मोक्ष साध्य करना, यह जीवन का उद्देश्य है। अभी मोक्ष कहा तो सब लोग बोल देते हैं ये आध्यात्मिक हो गया। मुझे लगता है मोक्ष का अर्थ है आनंद। सुख अलग है मित्रों, समाधान अलग है और आनंद और अलग है, वो पता है। आनंद यदि मिलना है तो आपको धर्म के आधार पर अर्थ और काम, फिर बाद में आपको वो आनंद मिल सकता है। यह लोक में आनंद मिल सकता है, उसमें उसको परलोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अर्थ भी क्या है हमने बताया है, धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्यो, धनम वसु। श्री सूक्त में लिखा है। क्या धन क्या सोचते हैं भारतीय अर्थ विचार में? धन क्या है? पैसा धन नहीं है, क्योंकि पैसा तो अभी अभी आया है। पैसे के पहले धन था ना, क्या था धन? हमने कहा धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्यो, धनम वसु, धनम इंद्रो बृहस्पति, वरुणम धनमस्तु। ये सब धन है, इसका मतलब ये पर्यावरण है। और क्या है? अग्नि धन है, वायु धन है, सूर्य धन है, ये पर्यावरण धन है। अभी बात आती है प्रासंगिकता क्या है। मैंने आपके सामने बहुत संक्षेप में
अभारतीय और भारतीय दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया। अभी ये इसकी प्रासंगिकता क्या है? तो जो अब आर्थिक विचार चल रहा है उससे तीन बातें हो गई है। पहली बात है उत्पन्न विषमता। Top 10% of the global population owns roughly 190 times the income of the poorest 50%. जो 50% निचले लोग हैं उनसे 190% ज्यादा इनकम टॉप 10% की है। कहां से आ गई ये विषमता? जो आर्थिक नीति आज चल रही है उससे ये विषमता आ गई, इसलिए वो आर्थिक विचार ठीक नहीं है। दूसरा, ये उत्पन्न विषमता का और एक पहलू। 1% of the population is having 19% of global income. Top 10% is having 33% of global income. और bottom 50% is having only 8.5% of global income. इतनी उत्पन्न विषमता किसने कर दी? जो आर्थिक विचार हम आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं पिछले बहुत से सालों से, उससे हो गई। उत्पन्न में ही विषमता है, वेल्थ में भी विषमता। टॉप 1% शेयर ऑफ वेल्थ इज 38%, टॉप 10% शेयर इन द ग्लोबल वेल्थ इज 76%, और बॉटम 50% 2% ऑफ द वेल्थ इज विथ ओनली 50% ऑफ द पॉपुलेशन। इतनी उत्पन्न विषमता। और इस रीजनल डिस्पैरिटी में क्या है? हम सब जगह पूरे विश्व में सुख शांति होना चाहते हैं। यदि रीजनल डिस्पैरिटी है, यदि इनकम डिस्पैरिटी है, तो कुछ लोग ठीक रहेंगे, बाकी बहुत सारा समाज ठीक नहीं रह सकता। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी भी है। कार्बन एमिशन कितना हो गया है उसका भी कुछ बात मैंने सबके सामने रखी है। और भारतीय दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या हम ही बोल रहे हैं, भारत में ही बोल रहे हैं, संघ वाले ही बोल रहे हैं, या अन्य लोग भी बोल रहे हैं? इसकी प्रासंगिकता, इसके लिए मैं एक दो दाखले आपके सामने रखता हूं और मेरा कथन पूरा करता हूं। आफ्टर रियलाइजिंग द लिमिटेशंस ऑफ अभारतीय अर्थशास्त्र, a new area of behavioral economics is developed. इकोनॉमिक्स में एक पार्ट अभी आ गया है, उसको कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। दूसरी बात, आज पूरी दुनिया में सर्वत्र मुक्त बनी अर्थव्यवस्था को मानवीय चेहरा प्रदान करने वाली सैद्धांतिक विचारधारा गौरव को पात्र हो रही है। और ऐसे अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार के लिए चुने जा रहे हैं। जिस भाषा में आज दुनिया को समझता है उस भाषा के लिए ये मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है नोबेल पुरस्कार मिल गया तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। जैसा कि कोई 10 साल पहले लगता था जो अमेरिका में है वो बहुत अच्छा है, वैसा आज लग रहा है जो नोबेल इकोनॉमिक्स है वो जो भी कुछ बताते हैं वो बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने नोबेल पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया उनका आर्थिकता के साथ सामाजिकता और नीति, उनका विचार आवश्यक लगने लगा है। ये नोबेल पुरस्कार विजेते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो मैं अभी नहीं बता सकूंगा, लेकिन मैंने नाम आपके सामने रखे हैं। आप इन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन देखिए, और जो मैंने भारतीय आर्थिक चिंतन का कुछ जिक्र आपके सामने किया उसको मिलाकर देखिए, आपके समझ में आएगा। जो भी हमने भारतीय विचार में रखा है वो ही उनका कंट्रीब्यूशन अब नोबेल पुरस्कार के लिए गिना गया है। ये है गैरी बेकर, स्टिग्लिट्ज, एलिनॉर, ऑलिवर हार्ट, एंगस डिटन। मैं एक का खाली रेफरेंस इधर देके पूरा करूंगा। रिचर्ड टेलर 2017 का क्या उनका योगदान रहा है देखिए। और इफ यू कैन कंपेयर इट विद भारतीय चिंतन, economic decisions are influenced by 3 aspects of human psychology. पहला, आकलन विषयक मर्यादा। दूसरा, आत्म संयमन और आत्मनिग्रह समस्या। और तीसरा,
social preferences. This is for his contribution for which he has been awarded Nobel Prize. वो कहता है लैंड, लेबर, कैपिटल, रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, all these things are important in economics, but equally important are the feelings, sentiments, habits, perspective, outlook, approach and other human dimensions. यही तो भारतीय अर्थशास्त्र कहते आया है। तो ये बात है भारतीय आर्थिक विचार के रिकॉग्निशन की ऑन दी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। आई थिंक मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया, क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही व्यवस्थित रूप से। मैं मधुकर भाई से कहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनायक जी। भाई साहब, पीछे बहनें चर्चा कर रही थी, वास्तव में भाई साहब को कम समय दिया है पर भाई साहब इतने कम समय में आपने हिंदू अर्थशास्त्र का जो अवधारणा है, प्रासंगिकता है, बहुत सारगर्भित। मैं तो अभी से ही आपसे अनुरोध करूंगा भाई साहब, आगे हम पूरा दिन आपके लिए अभी से ही सुरक्षित रखना चाहते हैं, और आपसे जो आज मार्गदर्शन मिला है वो आने वाले समय में राष्ट्र की उन्नति में श्री सूक्त के आपने भाई साहब मंत्रों का प्रयोग करा। ये एक नया विमर्श का एक बिंदु तैयार हुआ है कि धन सिर्फ पैसा नहीं है। वायुर्धनम सूर्योधनम मनमिंद्रो बृहस्पति वरुणी धनम अश्विना। इसको हम जरूर इस विमर्श को आगे लेके जाएंगे। और श्रवण जी भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर आए। आदरणीय त्रिपाठी जी भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदु वार्ष्णेय जी हमारे बीच में थोड़ा देर से आई दीदी, तो दीदी का सम्मान नहीं हो पाया था, तो मैं रुचि चतुर्वेदी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इंदु वार्ष्णेय दीदी जी को श्रीफल, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसके बाद इस सत्र का यही विश्राम होता है। अभी हम चाय के लिए 10 मिनट का एक अंतराल लेंगे और 10 मिनट बाद हम ठीक 12:05 पर पुनः अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और पर्यावरण की भारतीय अवधारणा सत्र पर रेणुका जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। विकास सरस्वती जी भाई सबको भी मैं देख पा रहा हूं, और भी देवाशीष जी हैं। उन सबका हम मार्गदर्शन अगले सत्र में लेंगे। तो आप सब लोग, एक मेरा अनुरोध और है, जब हम चाय के बाद पुनः अपने स्थान पर आएंगे तो कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट करके बैठेंगे। बीच बीच में घंटियां आपकी बज रही हैं, तो आप अपने मोबाइल को प्लीज साइलेंट करें। 10 मिनट आप चाय के लिए जा सकते हैं और 10 मिनट बाद पुनः आप लोग हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।